Hello and welcome back guys in my yet another video. So today we are starting class number 13 of CMA Final Law. So we are starting from Power of Board जो कि हमारा लास्ट क्लासेस में क्लास नंबर 12 तक यहाँ पर हो गया था और इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें वापस से आपको रिपीट करना चाहूँगा कि क्लासेस जो है वो 12 क्लास तक हमारी प्लेलिस्ट के अंदर क्रिएटेड है CMA फाइनल लॉ की, जिसको आप रिविजन्स के लिए या फिर रेगुलर लेक्चर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने इन डेप्थ आपको मॉड्यूल के थ्रू प्योरली मॉड्यूल से ही आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। अगर आपने अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली है किसी भी टीचर से, तो आप मॉड्यूल से देखकर एक बार अपने आप को 100% तैयार कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि हम मॉड्यूल नहीं करके जाते तो वो 100% वाला कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन क्लासेस को थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ इसे शेयर ज़रूर करना, जो भी स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है ये क्लासेस, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज। और जो चैनल का टेलीग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा नोट्स वगैरह जो शेयर करता हूँ वो आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को आज। तो पावर ऑफ बोर्ड क्या होता है कि बोर्ड के पास बोर्ड के पास में क्या क्या पावर्स होती है एक कंपनी के लिए। जैसे मान लो कि बोर्ड जो होती है वो सुपीरियर अथॉरिटी होती है किसी भी कंपनी की फॉर मैनेजिंग, है ना। सुपीरियर अथॉरिटी होती है फॉर मैनेजमेंट ओनली। ऐसे तो स्टेक होल्डर्स होते हैं, फॉर मैनेजमेंट के लिए बोर्ड होता है, ठीक है। तो उनके पास में कुछ पावर्स होती है कि वो क्या क्या कर सकती है, ठीक है, और क्या क्या नहीं कर सकती है। अब देखो, मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी को ये सारे काम करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो क्या क्या काम करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। टू सेल और डिस्पोज ऑफ, मतलब क्या है कि कंपनी किसी भी पार्ट को सेल या डिस्पोज करना, कंपनी की एसेट्स को, वन और मोर अंडरटेकिंग, ठीक है, या पार्ट देयर ऑफ, तो उसको सेल करना या डिस्पोज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टिंग कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन मर्जर, मान लो कि कंपनी का मर्जर हुआ है और उस पर कोई कंपनसेशन मिला है और उसको कहीं पर इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बोरोइंग कंपनी की हो जाती है, बोरोड प्लस प्रपोज्ड एक्सीड हो जाती है पेड अप शेयर कैपिटल, प्रीमियम और फ्री रिजर्व्स, ठीक है, तो भी कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर बोरोइंग की जो लिमिट एक्सीड हो रही है वो कोई गुड फेथ में हो रही है, या फिर मान लो कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिसके लिए हमें फटाफट से बोरोइंग करनी पड़ रही है, कंपनी के भले के लिए हो रही है और गुड फेथ में हो रही है, स्टेक होल्डर्स की भले के लिए हो रही है, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो वैलिड हो जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने बोरोड प्लस प्रपोज बोला है। मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से और समझा देता हूँ। मान लो कि हमने पहले बोरो कर रखे थे 100 करोड़ और प्रपोज कर रहे हैं 200 करोड़, तो टोटल मिला के 300 करोड़ होगा। और वो 300 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, प्रीमियम और फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का रेमिशन मिल रहा है डायरेक्टर को, है ना, उसके डेब्ट के अगेंस्ट में, तो फिर एसआर पास करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, डायरेक्टर ने कंपनी से कोई लोन ले रखा है और हम उसको रेमिशन दे रहे हैं, तो वो रेमिशन क्यों दे रहे हैं उसके लिए पहले एसआर पास करके बताना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि सेक्शन 180 एप्लीकेबल नहीं होता है प्राइवेट कंपनी पर। ये पूरी सारी बातों के लिए ये कि जो प्राइवेट कंपनीज होगी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए ही होता है, ठीक है। अब मैं मॉड्यूल से एक बार वापस से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वही बातें लिखी हुई है। दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी एक्सेस फॉलोइंग पावर्स ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली, ठीक है। टू सेल और डिस्पोज ऑफ, जो मैंने बताया था, ठीक है आपको, टू सेल ऑफ डिस्पोज ऑफ सब्सिक्वेंटली पार्ट और होल पार्ट, ठीक है। अगर गुड फेथ में है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बातें इसमें लिखी हुई है, कोई भी टर्म इसमें छूटा नहीं है। शेयर होल्डर इंटरवेंशन इन बोर्ड फंक्शंस,
शेयर होल्डर इंटरवेंशन इन बोर्ड फंक्शंस का मीन क्या होता है? एक मिनट। जो शेयर होल्डर्स होते हैं बीइंग द अल्टीमेट स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। मैं इंटरवेन मतलब क्या है कि वो बोर्ड के किसी भी फंक्शन में अपनी आपत्ति जता सकते हैं, इंटरवेन कर सकते हैं इन बोर्ड फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट अंडर एक्सेप्शनल केसेस, सम ऑफ विच आर डिस्कस्ड बिलो। देखो, अगर कोई मेलाफाइड केस है, मान लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जो डायरेक्टर्स मिलके या फिर जो मैनेजमेंट है वो कोई मेलाफाइड काम कर रहा है, ठीक है, मेलाफिकेशन में इन्वॉल्व है, तो हम यानी जो स्टेक होल्डर्स है वो इंटरवेन कर सकते हैं। इंटेंशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इफ़ द बोर्ड इटसेल्फ टर्न आउट टू बी रॉन्ग डूअर्स, ठीक है। इनकम्पिटियंट बोर्ड, मान लो कि जो बोर्ड है वो खुद ही इनकम्पिटियंट है कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है, वो मैनेजिंग नहीं कर पा रहा थिंग्स को, काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो रही है चीज़ें, तो भी क्या है करेंगे, स्टेक होल्डर्स इंटरवेन करेंगे, ठीक है। फॉर सम रीज़न the board has become incompetent to act. For example, all board members have become indirectly interested in a particular resolution, or technically there is no board and immediately board cannot be constituted. मतलब क्या है कि सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो किसी एक रिजोल्यूशन को पास करने के पीछे ही पड़ गए, मतलब उसके पीछे उनका कोई फ़ायदा है। जैसे मान लो कि सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई उनका लालच या फिर फ़ायदा छुपा हुआ है, तो भी क्या होगा कि जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो इंटरवेन करेंगे और इसको बचाएंगे, ठीक है। डेडलॉक सिचुएशन, अभी डेडलॉक सिचुएशन क्या होता है, जैसे मान लो कि जब कोई रिजल्ट्स है ना काम के वो मेलाफाइड आए, वो होती है डेडलॉक सिचुएशन, ठीक है। Where majority decision cannot be taken or powers board vested to director shall remain within stakeholders or a situation, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सारे पावर्स होंगे वो स्टेक होल्डर्स के पास में रिमेन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ हमारा अभी स्टार्ट होता है ऑब्टेनिंग डिन। ये वैसे स्टार्टिंग में आना चाहिए लेकिन मॉड्यूल में बाद में दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको यहीं से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। डिन क्या होता है? डिन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, जैसे आपका पैन कार्ड होता है, वैसे डायरेक्टर के लिए एक होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आई होप सो आप ये इंटर पे बहुत अच्छे से पढ़ गए हो, बस मैं आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो जो डिन होता है वो एक यूनिक नंबर होता है जो एक पर्सन को अलॉटेड होता है, और ये एक से ज़्यादा अलॉट नहीं हो सकता। जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर एक ही होता है, पैन कार्ड नंबर एक ही होता है, वैसे ही डिन नंबर भी एक ही होता है। There cannot be two DIN of the same person like Aadhaar and PAN. Director identification number means an identification number allotted by central government to any individual intending to be appointed as director or to any existing director of a company for the purpose of his identification as director of a company. Section 153 to 157 of the Companies Act 2013 provide for making application to central government for allotment of DIN and other matters connected therewith, ठीक है। क्या मतलब है? सेक्शन 153 से 157 तक हमें बताया गया डिन के बारे में। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर 153। अब मैं आपको मोटा मोटी पहले स्टार्टिंग में बता देता हूँ होता क्या है इसमें। जैसे मान लो कि अगर किसी डायरेक्टर को कंपनी के अंदर अपॉइंट होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन डिन के लिए अप्लाई करने के लिए भी उसको बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा जिस कंपनी में उसको अपॉइंट होना है। तो अब होगा क्या, मैं आपको पूरा केस बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो राम एक पर्सन है, उसको डायरेक्टर बनना है। कहाँ बनना है? CMA तक लिमिटेड में, ठीक है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको CMA तक वाले क्या देंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन देंगे, BR पास करेंगे, जिसमें क्या लिखा होगा, राम इज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, जो भी वो डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट जो भी है ना, ऑन दिस टू दिस डेट, मतलब ये इस डेट पे अपॉइंट होने वाला है। तो अब ये बोर्ड रेजोल्यूशन कहाँ पे जाके लगेगा, ये जहाँ पर ये फाइलिंग करेगा डिन के लिए। और उसके साथ में क्या क्या चीज़ लगेगी, जो भी नॉर्मल चीज़ होती है जो आप एक फॉर्म भरने के लिए यूज़ कर सकते हो, उसका फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उसकी चीज़ें वो सब कुछ
लग जाएगी, ठीक है। Section 153 of this Act deals with the filing of application to the central government for allotment of an application for DIN to the central government in such form and manner with along with the such fees, कुछ फीस भी लगती है जो इसमें पे करनी पड़ेगी, as may be prescribed provided central government may prescribe any identification number which may be considered as DIN, ठीक है। रूल 9 इसके बारे में क्या बताता है? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। Every applicant who intends to be appointed as director of an existing company shall make an application electronically in form DIR 3। एग्जिस्टिंग कंपनी का मीन क्या यहाँ पर क्या है, देखो अब समझना। जैसे मान लो कि एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी पहले से चल रही है, मतलब नई नहीं क्रिएट हुई है। हिंदी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी, ठीक है। मतलब इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है उस कंपनी का, नई इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, उसको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा DIR 3। ये छोटे छोटे फॉर्म्स आप याद करके रख सकते हो कि DIR 3 कहाँ पे लग रहा है, जब हम DIN की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन to the central government for allotment of director identification number along with such fees as provided under the companies इस रूल्स के अंदर provided that in case of proposed director not having approved DIN the particulars of maximum 3 directors shall be mentioned in form INC 3। ये बस एक्स्ट्रा नहीं, आपको DIR 3 तक ध्यान रखना है, ठीक है। The applicant shall download DIR 3 from the पोर्टल से डाउनलोड हो जाएगा। और उसमें क्या क्या लगेगा? फोटोग्राफ लगेगी, फोटो ऑफ आइडेंटिटी लगेगी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस लगेगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर लगेगा जो कि वेरीफाइड होगा। फॉर्म DIR 3 shall be signed and submitted electronically by the applicant using his or on digital signature certificate। DSC लगा के करना है। शेल बी वेरीफाइड डिजिटली बाय। आपने अपनी आर्टिकलशिप में या फिर कहीं पे भी DSC का यूज़ ज़रूर से किया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लो कि कोई है जिसने DSC नहीं पता उसको, तो मैं बता देता हूँ। DSC क्या होता है? ये होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि एक पेन ड्राइव जो होती है उसके अंदर आपका सर्टिफिकेट होता है, मतलब जो सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, और उसको आप लगा के किसी भी फॉर्म को क्या कर सकते हो? वेरीफाई कर सकते हो आपके नाम से। अब होता क्या है, नॉर्मल प्रैक्टिस में ये जो होती है ना, ये पेन ड्राइव ये रहती है आपके CA के पास में, ये CA में जो भी आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो जब भी उनको ज़रूरत होती है वो लगा लेते हैं, मतलब इन नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी एब्सेंस में भी काम कर जाता है। ठीक है। एक कंपनी सेक्रेटरी, अच्छा ये साइन करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा इनसे। अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी है जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है किसी कंपनी के अंदर, मतलब फुल टाइम काम कर रहा है, और बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर और CEO और CFO ऑफ द कंपनी इन विच द एप्लीकेंट इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर है वो इंटेंड कर रहा है, यानी उस पर जाना चाहता है, तो उस वहाँ पर एक कंपनी सेक्रेटरी चाहिए तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, या फिर CEO CFO से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। इन केस द नेम ऑफ पर्सन डज नॉट हैव ए लास्ट नेम, अगर मान लो ये MCQs में भी आ सकता है आपके लिए, है ना, या फिर किसी बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अगर मान लो अगर जो अपॉइंट होने वाला है उसका लास्ट नेम नहीं है, मतलब सरनेम नहीं है, then his father's or grandfather's surname shall be mentioned in the last name along with the declaration form DIR 3A। अब क्या है, मान लो कि राम है, अब राम का नाम सिर्फ राम ही है ना, वो राम शर्मा नहीं लगाता, राम खान नहीं लगाता, राम वर्मा नहीं लगाता, राम सिंह नहीं लगाता। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसके पिताजी का नाम देखेंगे, पिताजी का नाम था श्याम, है ना, अब वो भी श्याम ही लगाते हैं, लेकिन उनके पिताजी का नाम था हनुमान, पर वो हनुमान शर्मा लगाते थे, तो वो राम शर्मा हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा केस है ना, इसको ध्यान रखना।
अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सेक्शन 154, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो प्रोसेस चालू कर देगी जब जैसे उसको DIR 3 के अंदर एप्लीकेशन मिल जाएगी सेक्शन 153 में जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। एंड डिसाइड ऑन द अप्रूवल और रिजेक्शन देयर ऑफ एंड कम्युनिकेट द सेम टू द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद द दिन अलॉटेड इन केस ऑफ अप्रूवल बाय वे ऑफ लेटर, बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली। और मैं बताऊँ क्या होता है, मेल आ जाती है आपके पास में, है ना, कोई लेटर वगैरह नहीं आता। और इन एनी अदर मोड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, यानी जैसे ही हम DIR 3 फाइल करेंगे उसके 1 महीने के भीतर, यानी 1 महीने के अंदर हमें क्या होगा, या तो अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा या फिर रिजेक्शन जो भी होने वाला है, ठीक है। आप देखो एक बार ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है वो बता देता हूँ। ऑन द सबमिशन ऑफ DIR 3 ऑन द पोर्टल एंड पेमेंट ऑफ रिक्विजिट अमाउंट ऑफ फी थ्रू ऑनलाइन मोड एन एप्लीकेशन नंबर शेल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे कि हम नॉर्मल फॉर्म नहीं भरते क्या, वैसे DIR का फॉर्म भरा जाता है। आफ्टर जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रोसेस the application received for allotment of DIN and decide on the approval or rejection thereof and communicate the same to the applicant along with the DIN allotted in case of approval by way of letter, by post, electronically, जो भी हमने पढ़ा, within the period of 1 month from the receipt of such application. If the central government on examination finds such application to be defective or incomplete in respect, it shall give intimation of such defect or incompleteness by placing it on website. Defects or incompleteness by resubmitting the application within the period of 15 days of such placing on website and email। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है तो वो क्या करेगी, सच को उसको इंटीमेट करेगी एप्लीकेंट को कि भैया आपकी फलाना फलाना एप्लीकेशन के अंदर ये डिफेक्ट मिला है, तो आप इसको 15 दिन के अंदर क्लियर कर दो। अगर क्लियर कर देते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 15 दिन बाद ये ऑटो रिजेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल reject the application and direct the applicant to file fresh application with complete and correct information where the defect has been rectified partially or information gives is still found to be defective, ठीक है। treat and label such application as invalid in electronic record in case of defects are not removed within the given time। जैसे मान लो कि अगर given time के अंदर डिफेक्ट रिमूव नहीं होते तो उसको एक तरीके से लेबल करके एप्लीकेशन को रख लेगी इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर कि भैया ये इस एप्लीकेशन ये वेरीफाई नहीं हुई, ताकि अगर फर्दर कोई नई एप्लीकेशन आती है तो उस डिफेक्ट को फटाफट से वेरीफाई कर लिया जाए। इन्फॉर्म द एप्लीकेंट आइदर बाय वे ऑफ लेटर, बाय पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिकली और इन एनी अदर मोड। इन केस ऑफ रिजेक्शन और इनवैलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन द फी सो पेड with the applicant shall neither be refunded or nor adjusted with any other application। अगर मान लो कि रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन तो जो भी फ़ी पे करी थी स्टार्टिंग में DIN अप्लाई करते टाइम पे, तो वो कभी भी रिफ़ंड नहीं होगी और ना ही एडजस्ट होगी अनदर एप्लीकेशन के साथ में। All DIN allotted to individuals by central government before the commencement of these rules shall be deemed to be have been allotted to them under these rules। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि जो DIN की एप्लीकेशन आई, एक बार सपोज करते हैं कि वो इसके साथ में आई कंपनीज एक्ट के साथ में 2013 में, तो इससे पहले जो भी था 1956 एक्ट, तो ऑटोमेटिकली जैसे ये एक्ट पावर में आया तो वो जो सारी एप्लीकेशन है वो DIN ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। द DIN सो अलॉटेड अंडर दिस रूल्स इज़ वैलिड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेंट एंड शेल नॉट बी अलॉटेड टू एनी अदर पर्सन। मतलब क्या है कि इसका बार्टर नहीं हो सकता, मतलब ये दूसरे को अलॉट नहीं हो सकता सेम DIN, और लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन वन और मोर DIN सेक्शन 155। 153 क्या बताया था हमें, 153 बताया था कि एप्लीकेशन कैसे करनी है, 154 कुछ गाइडलाइंस बता रहा है और 155 बोल रहा है कि एक से ज़्यादा अलॉटेड नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नो इंडिविजुअल who has already allotted a DIN under section 154 shall apply for obtain or possess any other DIN number। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पिनलाइज भी करा जाएगा। डायरेक्टर टू इंटीमेट DIN सेक्शन 156 of the Companies Act 2013 provides that
For a director to intimate the DIN allotted to him according to the section, every existing director shall within a period of 1 month of the receipt of DIN from the central government intimate DIN to the company for और ऑल कंपनीज वेयर इज इन डायरेक्टर। जैसे मान लो, वैसे अभी तो होता नहीं है, लेकिन पुराने टाइम पे क्या होता था कि जैसे मान लो कि आप डायरेक्टर अपॉइंट हो गए और DIN आप बाद में ले रहे हो, तो अभी के लिए तो ये वैलिड ही नहीं है। अभी तो आप अपॉइंट ही नहीं होंगे जब तक कि आप किसी कंपनी, पहले आप DIN लोगे फिर तो अपॉइंट होगे, तो फिर इंटीमेट करने की तो वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर मान लो किसी केस के अंदर आप अपॉइंटेड हो, कोई एक्सेप्शनल केस है, तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि आपके पास में DIN आ चुका है, अपने रिकॉर्ड्स में आप लगा लो, कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा। कंपनी टू इन्फॉर्म DIN टू रजिस्ट्रार, और कंपनी क्या करेगी कि डायरेक्टर के पास में जो DIN आ गया है उसकी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को दे देगी। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एवरी कंपनी शेल विद इन द 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन अंडर सेक्शन 156 फर्निश द DIN of all its director to registrar or any other officer or authority as may be specified by the central government, with such fees as may be prescribed or with such additional fees may be prescribed within the specified time under section 103. Every such intimation shall be furnished in such form and manner as may be prescribed. इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लो कि DIN के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई कंपनी को, तो जितने भी डायरेक्टर कंपनी के अंदर अपॉइंटेड है उसके बारे में जो भी सारी डिटेल्स होगी वो कंपनी को फर्निश करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को 15 दिनों के भीतर एप्लीकेशन मिलने की। ठीक है, अभी पेनल्टी दी गई है, अगर कंपनी नहीं कर दी तो 25,000 का फाइन लगेगा, 1 लाख रुपए का एवरी ऑफिसर को लगेगा। पेनल्टीज तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। ये भी कुछ काम का नहीं है। देखो, कैंसलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ DIN, ये कैसे होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच्ड विद द एप्लीकेशन रिसीव्ड और कैंसल और डीएक्टिव इन DIN इन केस। मतलब क्या होता है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्ट हुआ है या फिर कोई डिफेक्टिव पाया जाता है, तो वो DIN को क्या कर सकती है, हटा सकती है, कैंसिल कर सकती है। अगर DIN फाउंड होता है डुप्लीकेट, द DIN वॉज ऑब्टेन इन रॉन्गफुल मैनर और बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, और इन डेथ, मान लो कि अगर डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की, द कंसर्न्ड इंडिविजुअल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मान लो कि वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो जाता है, तब भी क्या हो जाएगा, उसका DIN डीएक्टिव हो जाएगा। इफ़ द कंसर्न्ड इंडिविजुअल हैज़ बीन एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, अगर वो दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन DIR 5 बाय द DIN होल्डर टू सरेंडर हिज DIN। अब देख लो, ये MCQs के लिए कि सरेंडर करने के लिए, DIN सरेंडर करने के लिए DIR 5 जाता है, DIR 5 जाता है DIN सरेंडर करने के लिए, जो कि खुद DIN होल्डर फाइल करेगा। along with declaration that he has never been appointed as director। उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो कभी भी किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा इन एनी कंपनी, एंड द सेड DIN हैज़ नेवर बीन यूज्ड फॉर फाइलिंग फॉर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विद एनी अथॉरिटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डीएक्टिव सच DIN। उसको पूरा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो भविष्य में किसी भी प्रकार की फाइलिंग में अपना पुराना DIN यूज़ में नहीं लेगा। साथ ही अगर और वो किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी नियुक्त या फिर अपॉइंट नहीं होगा। इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर्स स्पेसिफाइड इन DIN एप्लीकेशन, मान लो कि DIN एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार का चेंजेस करवाना पड़े, एवरी इंडिविजुअल हु हैज़ बीन अलॉटेड एज अ DIN अंडर दिस रूल शेल इन इवेंट ऑफ एनी चेंज इन हीज पर्टिकुलर्स एज स्टेटेड इन DIR 3। DIR 3 में जो हमने फॉर्म भरा था उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है, किसी भी टाइप का चेंजेस होता है, इंटीमेट सच चेंजेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 30 days ऑफ सच चेंज इन DIR 6 इन द फॉलोइंग मैनर नेमली। ठीक है, उसका अब ध्यान रखना, अपन ने 3 फॉर्म पढ़े, DIR 3 एप्लीकेशन के लिए, DIR 5 सरेंडर के लिए, DIR 6 क्या था, चेंजेस के लिए। ठीक है, अब वो चेंजेस कैसे कैसे होंगे, दी एप्लीकेंट शेयर डाउनलोड करेगा DIR 6 फ्रॉम द पोर्टल और रेलेवेंट
चेंजेस को उसमें फिल करेगा, वेरीफाई करेगा। फॉर्म को वेरीफाई कैसे होगा, DSC से, जैसे मैंने आपको भी बताया था। एंड अटैच ड्यूली स्कैंड कॉपी एंड प्रूफ ऑफ चेंज पर्टिकुलर्स एंड सबमिट करेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। जो फॉर्म है वो शेल भी डिजिटली साइन हो जाएगा बाय चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और कंपनी अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो रही है ना, किसी से वेरीफाई हो सकता है। CA इन प्रैक्टिस, CA CS CA में जो भी प्रैक्टिस में उनसे वेरीफाई हो जाएगा। दी एप्लीकेंट शेल सबमिट फॉर्म DIR 6, उसको सबमिट कर देगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सच चेंजेस पर्टिकुलर्स फ्रॉम द एनक्लोज प्रूफ सच इन शेल इनकॉर्पोरेट द सेड चेंजेस एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट बाय वे ऑफ लेटर बाय पोस्ट इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। तो उसको इंटीमेट कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करने के बाद में। जो डिन सेल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, वो इंटीमेट करेगी डायरेक्टर को DIR 6 के अंदर, ठीक है। बस यही है। दी कंसर्न इंडिविजुअल शेल ऑल्सो इंटीमेट चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनीज इन विच डायरेक्टर 15 डेज ऑफ सच चेंज। मतलब क्या है, जैसे मान लो जिस भी कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर है, उस कंपनी के अंदर वो 15 डेज़ के अंदर बता देगा कि इस मेरे दिन के अंदर ये चेंजेस अभी तक डन हो चुके हैं, ठीक है। 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। तो ये हमारा दिन वाला पार्ट आज कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद हम कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस पढ़ेंगे। देन उसके बाद में रिकवरी है, पेनल्टीज़ है कॉन्ट्रावेंशन की जो कि हम छोड़ने वाले हैं, फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, उसके बाद में बोर्ड मीटिंग से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर यानी नेक्स्ट क्लास में हमारा बोर्ड मीटिंग से स्टार्ट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में टाइम लगना था जो कि हमें लग रहा है अच्छा खासा, लेकिन हम बहुत अच्छे से कवर करते हुए जा रहे हैं। एग्ज़ाम में हमें किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, ठीक है, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं जल्द से जल्द आपसे के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ, ठीक है। साथ ही आने वाले टाइम पे मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जो कि इंटर और फाइनल सभी सब्जेक्ट के लिए होने वाली है, जो बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस पे या फिर विदाउट चार्जेस होगी, जिसमें मैं आपकी कॉपीज़ भी चेक करके बताऊँगा। और साथ ही अगर किसी भी टाइप का 1-on-1 डिस्कशन मुझे लगा कि होना चाहिए तो वो भी अपन करेंगे, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और साथ ही मुझे बताना फीडबैक जो भी आपका होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिन कर सकते हो। लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ईमेल IDs मिल जाएगी, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और साथ ही अब CMA इंटर ऑडिट की भी क्लासेस है, वो कंटिन्यू आ रही है चैनल के ऊपर। अगर आपका कोई भी भाई बहन या फिर फ्रेंड है उसके साथ में आप शेयर कर सकते हो, जो कि बहुत फ्रूटफुल होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।